नमस्कार दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब परिवार द क्लियर माइंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, कोशिका और ऊतक। वो दोनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं। वो आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ा है और वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आपका टेस्ट भी रात को हो गया उस टॉपिक का, और अब उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूं। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हैं, और मैं बता देता हूं कि मैं रिट का अलग से भी बैच स्टार्ट करने वाला हूं, साइंस और मैथ और शिक्षण विधि का, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता देता हूं कि कुछ बच्चों की समस्या आ रही थी कि सर पेपर को किस तरीके से दें। तो जो पेपर है उसकी साइट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। साइट का नाम है लर्निंग विद सीपी। वहां जाकर पेपर को आप दे सकते हो। सबसे पहले आपको जीमेल आईडी पूछी जाएगी, आपको जीमेल आईडी भरनी है। उसके बाद में आपको अपना नाम पूछा जाएगा, वो भरना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम भरोगे। उसके बाद में नीचे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। उसका रिजल्ट है वो अगले दिन आ जाएगा और आपकी जो रैंक है उसकी भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ये शानदार ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथियों और दोस्तों के पास शेयर करें। तो इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति कहाँ पे होती है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हमने अंतर पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है दोस्तों, रिक्तिका जो बुलबुलीनुमा संरचना पाई जाती है, कोशिकांग पाया जाता है, उसका आकार बड़ा होने के कारण केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता है, परिधि की ओर चला जाता है। और जंतु कोशिका में ये रिक्तिका का आकार छोटा होने के कारण केंद्र कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो परिधि की ओर पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था होती है दोस्तों प्रोफेज अवस्था। अवस्था 4 होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनके बारे में देखो, रिट में स्पेशल दे रखा है कोशिका विभाजन। जब रिट का हम बेंच स्टार्ट करेंगे तो वहां बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कोशिका विभाजन को। अब मैंने जो साइंस में करवा रखा है कोशिका विभाजन, उसको नॉर्मली आपको करवा रखा है, समसूत्री अर्धसूत्री में अंतर बता रखा है। जब रिट का बेंच स्टार्ट करेंगे तो उनमें अलग अलग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से कि कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। तो समसूत्री अर्धसूत्री की सबसे बड़ी अवस्था होती है दोस्तों प्रोफेज अवस्था। उसके बाद में बात करते हैं जो मेटाफेज अवस्था होती है ना, उसमें गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, गुणसूत्रों का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज। याद रख लियो, गुणसूत्र मोटा हो है जद अंगो अध्ययन किसी अवस्था में करी मेटाफेज अवस्था में करी जाए। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका विज्ञान का पिता में ही रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो मर्द कोशिका की थी। बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। और याद कैसे रखोगे भी? देखो भी, मर्द कोशिका की खोज जब किंग हुक मारा 5 के हो जाए चीज मर जाए नहीं, तो मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित की पूछा जाए तो ल्यूवेन, यहाँ से वेन पकड़नी है, वेन गति करती है ना, जीवित वस्तु ही गति करती है बस। तो इसे याद रखना, ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने मर्द कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। दोस्तों, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी और कोशिका की खोज किसने की थी। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, यहाँ से ब्राउन पकड़ना है आपको। ब्राउन का अर्थ भूरा होता है ना, और आपने देखा है आम की जो मूंगफली होती है वो सेंटर में ही होती है ना, और उसका कलर भी ब्राउन होता है। तो केंद्र की खोज ब्राउन होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी। स्वान व स्लाइड नाम के 2 वैज्ञानिक ने थे जिन्हें कोशिका सिद्धांत दिया था दोस्तों। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वान व स्लाइड ने दिया था। मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी, और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे छोटी कोशिका, देखो भी, सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको बहुरूपिया कहा जाता है, और जो जोकर कहा जाता है, प्लांट पादप वर्ग का जोकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको बहुरूपिया? तो माइकोप्लाज्मा को इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये इसकी संरचना होती है वो अमीबा के समान है ना, निश्चित नहीं होती। अमीबा के समान इसकी संरचना है ना, वो अनियमित होती है।
बदलती रहती है इसकी संरचना। तो माइकोप्लाज्मा में के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, और सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए दोस्तों तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी पूछा जाए दोस्तों तो अंडाणु मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी है, और मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा शुक्राणु। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। दोस्तों एक अमीबा होता है, एक माइकोप्लाज्मा होता है, और एक जो WBC होती है, उनकी संरचना निश्चित नहीं होती, ध्यान रखना। तो इसके अंदर माइकोप्लाज्मा दे रखा है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले दे रखा है प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। दोस्तों मैंने कोशिका पढ़ाया था तो आपको कहा था कि सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, और ये ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं दोस्तों, और ये अंग आपस में मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों एक ईंट आपस में मिलकर दीवार बनाती है, दीवार से मकान बनता है, और मकान से घर बनता है उसी प्रकार से अपना शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक बनाती है, बात सही है। समान कार्य करने वाले ऊतक अंग बनाते हैं, एकदम बात सही है। और प्रश्न क्या पूछा है, असत्य कथन, इनमें तो सभी सत्य हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन इस पे सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो कोशिका के ऊपर ये लाइसोसोम ये छिड़क देता है, और जिससे कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम का कार्य होता है दोस्तों, जो कोशिकाएं मर जाती हैं या कोई कार्य नहीं कर रही हैं, ऐसी कोशिकाएं कार्य नहीं कर रही हैं, मृत कोशिकाओं व जो कोशिकाएं कार्य नहीं करनी है, उसका अपघटन व पाचन करने का लाइसोसोम का कार्य होता है। लाइसोसोम से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, एक से मृत कोशिका और जो कार्य नहीं कर रही है उस कोशिका का अपघटन करना और पाचन करना, ये लाइसोसोम का कार्य होता है। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है वो देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है दोस्तों राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम में आपको ट्रिक बताई हुई है, राय से याद रखना है। राय किसको देनी है, भी क्लाड नाम का कोई प्लेयर है, उसको राय देनी है खेलने के लिए, ठीक है। क्लाड नाम का प्लेयर है, उसको प्लेड करने के लिए राय देनी है हमें। तो क्लाड ने तो इसकी खोज की थी राइबोसोम की, और नाम किसने दिया था, प्लेडे ने दिया था। और इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, कोशिका का इंजन। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो कोई नए इंजन घरे लियावा जब अपन राय देनी पड़े, या कोई नई फैक्ट्री खोलना जब अपन राय देनी पड़े, तो राय याद रखना है, क्लाड को प्लेट करने के लिए राय देनी है, और नया कोई इंजन लेके आते हैं, नई कोई फैक्ट्री लेके आते हैं, तो भी हमें राय देनी पड़ती है। राइबोसोम कहाँ स्थित होते हैं, डायग्राम में मेरा बताया हुआ है बढ़िया तरीके से। खुरदरी अंतःप्रद्रवजालिका के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी होता है राइबोसोम। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के किस कोशिकांग में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक के अंदर होती है, इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और हरित लवक के अंदर एक वर्णक उपस्थित होता है दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक। इस वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसमें एक धातु पाई जाती है Mg+2, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है, ध्यान रखना। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया पादप जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। प्लास्टिड लवक को प्लास्टिड बोलते हैं। तो लवक दोस्तों केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम को बोलते हैं तारक काय है ना, वो ध्यान रखना, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय के बारे में भी आगे देखेंगे हम। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं,
कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायक है? कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायक है? दोस्तों तारकाय है, सेंट्रोसोम है, वो कोशिका विभाजन में सहायक है। तारकाय में 2 तारक केंद्रक होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बहुत बार प्रश्न आता है, ये सेंट्रियोल किससे संबंधित है, और लोग इसका आंसर करके आते हैं केंद्रक से संबंधित। ध्यान रखना, ये सेंट्रियोल तारक केंद्रक का ही नाम है जिसको जो किससे संबंधित है, तारकाय से संबंधित है। तारकाय की भी ट्रिक बताई था ने रहे। तारा नाम को एक बावड़ो आदमी है, बेफालतू चीज आंदोलन कर दे। बेंडेन बेंडेन के है, बावड़ो आदमी है, बावेरी बावेरी। और इस आदमी को काम क्यों है, कोई ना कोई चीज को विभाजन करना हुआ है नहीं बस। तो तारकाय में याद रखना है, बेंडेन ने खोज की थी, बावेरी ने नाम दिया था, और इसका काम होता है कोशिका का क्या करना, विभाजन करना। और तारकाय पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों देखो, तारा नाम वो आदमी है, वो पादप है, जंतु जंतु का वहां से नहीं, तो तारकाय है ना वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, न कि पादप कोशिका में। आगे वाला प्रश्न देखिए। सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका किस वैज्ञानिक ने प्रदर्शित की थी? दोस्तों ये हरगोविंद खुराना था, जिसने डीएनए पर सबसे पहले जो प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक भी यही था। बहुत बार प्रश्न आता है कि डीएनए पर सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला प्रयोगशाला में कौन वैज्ञानिक था? हरगोविंद खुराना। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखो, क्लोरोफिल वर्णक में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये तो हमने पढ़ लिया। मैग्नीज होती है क्या? प्रश्न को सही आंसर भी मैग्नीज नहीं होती है, मैग्नीज का प्रतीक Mn होता है। आयरन नहीं होती है, कोबाल्ट नहीं होती है, कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है, Mg+2। बहुत बार प्रश्न आए भी। क्लोरोफिल वर्णक के अंदर तो होती है मैग्नीशियम धातु। एक आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक, Hb हीमोग्लोबिन वर्णक, उसके अंदर होती है Fe+2 धातु, Fe+2 धातु। या इसको आयरन बोलते हैं या लोहा बोलते हैं, लोहा बोलते हैं या इसको आयरन बोलते हैं, ये ध्यान रखना भी। और एक जो विटामिन B12 है ना दोस्तों, विटामिन B12, उसके अंदर होती है कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। केंद्रक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? केंद्रक के बारे में, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, एकदम सही बात है। पादप कोशिका में केंद्रक मध्य में नहीं पाया जाता है, एकदम सही बात है। पादप कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, ये गलत बात है भी। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण केंद्रक कहाँ पाया जाता है भी? परिधि की ओर पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका को स्फीति बनाए रखता है और कोशिका रस में जल व उत्सर्जित पदार्थ व अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रहण करता है? दोस्तों ये आरबीएससी बुक में ऐसा का ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन वहां से उठाया हुआ है मेरा। इसका आंसर आएगा दोस्तों रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका इसका आंसर होगा। रिक्तिका का कार्य होता है जल को संग्रहित रखना। ये बुलबुलीनुमा संरचना होती है, इसका काम होता है जल को क्या रखना, संग्रहित रखना, व अनुपयोगी पदार्थों को संग्रहित रखने का काम होता है रिक्तिका का। और ये रिक्तिका का काम होता है जल को संग्रहण करना, बुलबुलीनुमा संरचना होती है। और पादपों को जल की आवश्यकता अधिक होती है ना दोस्तों, इसलिए पादपों के अंदर रिक्तिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और जंतुओं के अंदर रिक्तिका का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तर्कु रेशों का बनना और तर्कु के मध्यवर्ती क्षेत्र में गुणसूत्रों का विन्यास किस परावस्था की घटना है? तो ये अंत्यावस्था की घटना है दोस्तों। रिट में अलग से ये टॉपिक दे रखा है भी, कोशिका विभाजन, उसमें पढ़ेंगे कि जो ये तर्कु रेशे बनते हैं ये किस अवस्था में बनते हैं, ये अंत्यावस्था में बनते हैं। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न, जीन विनिमय की क्रिया किस अवस्था में होती है? दोस्तों जीन विनिमय की क्रिया होती है प्रोफेज अवस्था में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था होती है। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी होती है, जीन विनिमय की क्रिया भी इसमें होती है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है दोस्तों जीन, एक होता है जीन विनिमय, जीन विनिमय, जीन विनिमय। तो जीन के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था जोहानसन। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन के बारे में बताया था। और जीन है ना वो आनुवांशिक इकाई माना जाता है, जीन को आनुवांशिक इकाई। और इनका काम होता है माता पिता के लक्षणों को संतान में लेकर आना। जीन विनिमय के कारण होता है दोस्तों, संपूर्ण माता व पिता के लक्षण संतान में नहीं मिलते। कुछ लक्षण माता के आते हैं, कुछ लक्षण पिता के आते हैं। वो किसके कारण आते हैं? जीन विनिमय के कारण आते हैं। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? दोस्तों इंटरफेज अवस्था बोलते हैं, जिसको अंतरावस्था बोलते हैं, जिसमें कोशिका तैयार होती है, कोशिका की तैयारी की अवस्था बोला जाता है। उनमें 3 प्रावस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें एस प्रावस्था होती है, जिसके अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंगुलीनुमा संरचना किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाम बेंडा ने दिया था। और इसका काम होता है एटीपी के रूप में
एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना। और माइटोकॉन्ड्रिया के में को शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया होती है ना दोस्तों, आगे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे कि श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके बाद में हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संरचना किस तरीके से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस तरीके से होती है दोस्तों, इस तरीके से बनाया था हमने। इसमें जो ये संरचना दिखाई दे रही ना, अंगुलीनुमा संरचना, इसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी कहा जाता है, जो कि रीट भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिस्टी कहा जाता है। इसका जो बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं बीच वाले भाग को। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एक झिल्लियारी एक झिल्लियारी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बहुत बार प्रश्न आते हैं। एक तो देखो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, एक केंद्रक, एक केंद्रक। ये तीनों के तीनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। और ये तीनों के तीनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। इनमें सोम का डीएनए पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। इनमें क्या पाया जाता है, सोम का डीएनए पाया जाता है और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है दोस्तों। वैसे तो डीएनए है ना, डीएनए वो पाया जाता है केंद्रक के अंदर, बट माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। इन तीनों को एक साथ याद कर लोगे तो याद रह जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, तीनों पर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं ये। और इनमें सोम का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसको याद कैसे रखोगे भी, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंधित याद रखने का यही तरीका है। खोज माइटोकॉन्ड्रिया नाम आते ही माँ का नाम याद आना जरूरी है। माँ का, माँ कॉलर पकड़ गे, कोलिकर कॉलर पकड़ गे। बाबूजी कन लेगी, बाबूजी बनायो बैंड, और बाबूजी बैंड बनायो। बैंड क्या बनायो रे बाबूजी, कोई ना कोई तो रोड़ो हो, ठीक है। माँ कॉलर पकड़ गए, बाबूजी की लेगी, बाबूजी बैंड बनायो। और माँ का नाम लेते ही किसका संचरण होता है शरीर में रे, शक्ति का संचरण होता है। तो शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोलिकर ने खोज की थी, नाम बैंड ने दिया था। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न, पादपों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों। जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एक होती है कोशिका झिल्ली, एक होती है भित्ति। कोशिका झिल्ली होती है एक भित्ति होती है, भित्ति होती है। देखो भी, पादप और जंतु दोनों के चारों ओर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। और पादपों के अंदर, केवल पादपों के अंदर कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और ये कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, पै और फै से मिलकर बनी होती है। बस तो याद रखना है, पै से प्रोटीन, फै से फास्फोलिपिड, इससे मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। पादपों में लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक, उत्तक टॉपिक को हमने एक सारणी बनाकर समझाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों वीडियो देख लेना, बड़ा ही शानदार है। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभोज्य पादप उत्तक होता है, जंतु उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, विभोज्य उत्तक, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में जो सरल स्थायी उत्तक होता है वो तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोस्तों। जिसमें स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है, ये ठोस भागों में पाया जाता है, ठोस भागों में। जैसे नारियल का बाहरी आवरण होता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। उसमें लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता है। और जो कोलेनकाइमा होता है ना, वो लचीलापन प्रदान करता है पेड़ पौधों को, जिससे पेड़ पौधे आंधी वगैरह आती है ना उसमें टूटते नहीं है। तो उनको वहां पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। पादपों में खनिज, लवण और जल का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है। देखो भी, एक होता है जाइलम उत्तक, एक होता है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक दोनों से बहुत बार प्रश्न आते हैं। दोनों सहवन उत्तक हैं, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। जाइलम का काम होता है जय से शुरू है भी, जल व खनिज लवणों का परिवहन करने का काम होता है जाइलम का। फ्लोएम अब से शुरू है भी, फल को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फल का मतलब हुआ खाद्य पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। पादप और जंतु की योजक कड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों। इनमें से जो युगलिना होता है ये न तो पूर्ण रूप से पादप होता है, न पूर्ण रूप से जंतु होता है। इन दोनों की योजक कड़ी कहा जाता है युगलिना को, ध्यान रखना। पादप और जंतु की योजक कड़ी युगलिना को कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जीव तो होता है पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसलिए न तो इसे जीव माना जाता न इसे पादप माना जाता, दोनों की योजक कड़ी कहा जाता है। बात करें वायरस की, वायरस के अंदर एक नंबर बात ये अकोशिकीय जीव है, इनके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती, ठीक है। इनको सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी से कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। पादप और जंतु की योजक कड़ी युगलिना को कहा जाता है। शरीर के अंगों में मरम्मत व घाव बढ़ने का कौन सा विभाजन सहायक है, समसूत्री विभाजन सहायक है दोस्तों, क्योंकि अपने अंदर दो कोशिका होती हैं, एक आई कोशिका होती है, एक लैंगिक कोशिका होती है। लैंगिक कोशिका,
लैंगिक कोशिका। कायिक कोशिका में जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक कोशिका में जो विभाजन होता है वर्णसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक कोशिका में शुक्राणु अंडाणु आते हैं, इन दोनों को छोड़कर और जितना भी भाग होता है वो कायिक कोशिका से मिलकर बना होता है। उसमें कोई हमारे चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह हो जाता है तो उसको बढ़ने में कौन सा विभाजन सहायक होता है? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का कार्य होता है जीवों को लैंगिक आधार प्रदान करना, पुरुष होगा या महिला होगी वो काम कौन करता है? अर्धसूत्री विभाजन करता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। हमें कोशिश करनी है किसकी भी साइट चलाने की कोशिश करनी है। और उत्तक का अध्ययन है ना, उत्तक का अध्ययन दोस्तों वो कहलाता है हिस्टोलॉजी या ओत्तिकी कहते हैं इसको, ओत्तिकी। ये प्रश्न आया हुआ है अभी, उत्तक का अध्ययन ओत्तिकी। उत्तक के बारे में विचट नामक वैज्ञानिक ने बताया था, विचट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो हमने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं, ये 25 के 25 क्वेश्चन आरबीएससी एनसीईआरटी बुक से मेरे बनाए हुए हैं दोस्तों। आप इनको बढ़िया तरीके से आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ठोक देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और इन टेस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी टेस्ट हैं। इनसे आपको पता चल गया होगा कि एक पूरे टॉपिक का अपना बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया।